अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम फैमिली कोड एक्ट 1964 डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इस एक्ट की जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो क्या है? इस एक्ट की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 2 नवंबर 1965। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लास्टली बताया था कि हर कानून की डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपको याद होनी चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। फर्दर स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर फैमिली कोड के लिए हम बुक कौन सी ले लें, तो मैंने आपको बताया भी था और अभी भी बता देता हूँ। ये जो एक कमेंट्री की बुक है, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी में अपेयर हो रहे हैं, तो उसके लिए ये बुक बड़ी हेल्पफुल है। एम महमूद की जितनी भी बुक्स हैं वो आप कोशिश किया करें कि कमेंट्री के साथ लें, कमेंट्री के साथ पढ़ा करें। एम महमूद की, उनकी कमेंट्री माशाल्लाह से अच्छी लिखी हुई होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोविज़न की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोविज़न है सेक्शन नंबर 1, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड फैमिली कोड एक्ट 1964, और जो है आपका इट शैल कम इनटू फोर्स। उसके बाद नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी सूट एप्लीकेशन अंडर द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट पेंडिंग फॉर ट्रायल of the court immediate coming into force at this act, and all suits and applications shall be had disposed of as if this act were not in force. Any suit or any application, Guardian and Wards Act, which was pending or trial court immediately before the coming this act। अब इसमें देखें डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट भी बताई गई सेक्शन 1 के अंदर। ये भी बताया गया कि किस दिन से गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट पर ये एप्लीकेबल हुआ और बाकी अदर सूट्स पर ये एप्लीकेबल हुआ, फैमिली सूट्स पर। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 आ जाता है डेफिनेशन क्लासेस। डेफिनेशन क्लासेस के अंदर सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो आ जाती है आपकी किसकी? आर्बिट्रेशन काउंसिल। आर्बिट्रेशन काउंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल की डेफिनेशन क्या बताई गई? चेयरमैन शल हैव द सेम मीनिंग असाइन टू देम फैमिली कोड ऑर्डिनेंस 1961। यानी जो आर्बिट्रेशन काउंसिल की मीनिंग मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के अंदर है, सेम वही मीनिंग यहाँ पर अडॉप्ट की जाएगी। फिर फर्दर बताया गया फैमिली कोड मीन्स द कोड इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर दिस एक्ट। फैमिली कोड कौन सी होगी? जो कॉन्स्टिट्यूट हो अंडर दिस एक्ट। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द पावर ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैव कन्फर्ड फैमिली कोड ऑफ दिस एक्ट 488 CRPC एंड मेक ऑर्डर मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन। 488 CRPC के तहत जो हमारे पास मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर्स होंगे किसके? फैमिली कोड के। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर, जो सेक्शन है नेक्स्ट सेक्शन 2। सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 3 आ जाता है। सेक्शन 3 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स। गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश वन और मोर फैमिली कोर्ट्स। ईच डिस्ट्रिक्ट्स प्लेसेस एज मे नेसेसरी अपॉइंट प्रोवाइड एटलीस्ट वन फैमिली कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी by the women judge to be appointed within the period of 6 months within period of federal government may on the request of the federal extent। अब देखें फैमिली कोड की क्या बताई गई कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोड। ऑफ फैमिली कोड्स किस तरीके से इस्टेब्लिश की जाएंगी, फैमिली कोर्ट्स को किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक चीज़ इसमें क्लियर हमें बता दी गई कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी चाहें, जितनी सीट्स होंगी, जितनी ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत के हिसाब से क्या किया जाएगा? फैमिली कोर्ट्स अपॉइंट की जाएंगी, फैमिली कोर्ट्स बनाई जाएंगी, इस्टेब्लिश की जाएंगी। पहले थ्योरेटिकल पे आते हैं, फिर जो है प्रैक्टिकल पे बात कीजिएगा। अच्छा, एटलीस्ट मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तो होगी ही होगी।
एक से ज़्यादा भी हो सकती है, 4-5 जितनी भी रिक्वायर्ड होंगी। फर्दर फिर ये बता दिया गया कि फैमिली कोर्ट में फीमेल जज अपॉइंट की जा सकती है। अब फीमेल जज अपॉइंट कैसे की जाएगी? shall be presided by family women judge to be appointed within a period of 6 months, or within such period federal government may request to the provincial government। 6 महीनों के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट होगी किसकी? फीमेल जज की। कहीं कहीं पे फीमेल होती है, कहीं कहीं पे मेल्स होते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर हमारे पास फैमिली के डिस्प्यूट्स आ रहे होते हैं। फिर फर्दर ये बताया गया कि भाई अब आप ये देखें कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से आप क्या करेंगे, आप उतनी कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने का इख्तियार रखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। बात कर रहे थे आप, प्रैक्टिकली कितनी कोर्ट्स होती हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर? एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी तालुके होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी जो है यूँ कह सकते हैं आप सिटीज़ होते हैं, तो उस सिटीज़ के हिसाब से हर सिटी में अलग अलग फैमिली कोर्ट्स होती हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड। फर्दर फैमिली कोर्ट के पास कौन कौन से इख्तियारात हैं, कौन कौन से मैटर्स फैमिली कोर्ट सुन सकती है, वो मैं आगे चल के आपको शेड्यूल पढ़ाता हूँ, तो उसमें आप देख लीजिएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 की तरफ, जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन के बारे में क्या? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ MLFO 1961, द कॉन्सिलिएशन कोर्ट्स Ordinance 1961, family courts shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear, adjudicate upon matters specified under Part 1 of the schedule. Notwithstanding CRPC, the family court shall have jurisdiction to try the offences specified under Part 2 of the schedule, where one spouse is victim of an offence committed by the other. The High Court, with the approval of the government, amend the schedule, delete or add entry thereto. अब आते हैं हम किसकी तरफ? शेड्यूल की तरफ। अब ज़रा आप शेड्यूल को ओपन करें तो हमें शेड्यूल के अंदर क्या पता चलता है। जब हम शेड्यूल को ओपन करते हैं तो शेड्यूल के अंदर हमें ये पता चलता है कि जी, शेड्यूल पार्ट 1, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग खुला, डॉवर, मेंटेनेंस, restitution of conjugal rights, custody of children, visitation rights of parents, guardianship, matters pending of return of child under Hague Convention of civil aspects, child abduction, फिर उसके बाद ejectation of marriage, dowry, personal property and belongings of wife। ये क्या होता है? पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ, सामान जहेज़। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम किसकी तरफ? पार्ट 2 की तरफ, ऑफेंसेस टू एड अबेट 337A। अब देखें फैमिली कोड में ये केसेस भी हो सकते हैं जो कि कौन कौन से हैं? 341, 342, 343, 344, 345, 346, 352, 3509 PPC, 337FI, 33FA, जितने भी प्रोविजंस हैं ये भी एंटरटेन किए जा सकते हैं फैमिली कोड के थ्रू। अगर एक जो है हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा है, पीटा है, या फिर इससे हट के एक मिसाल है धमकी दी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सेक्शन 5 क्लियर हो गया आपको जुरिसडिक्शन का। सेक्शन 4 क्या बात करता है? सेक्शन 4 क्वालिफिकेशन ऑफ जज। क्वालिफिकेशन क्या होगी? अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड जज फैमिली कोर्ट अनलेस ही इज़ और हैज़ बीन क्वालिफाइड, अपॉइंटेड एट डिस्ट्रिक्ट जज, काजी अपॉइंटेड, दस्तारुल अमल दीवानी, रियासत कलात। अब ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है। कौन सा वर्ड? ये वर्ड क्या है? दस्तारुल अमल दीवानी, दस्तारुल अमल दीवानी। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या था? रियासत कलात। नाइनटीन 1964 पे अगर हम खड़े हैं
कहाँ खड़े हैं हम, डिवॉल्व कर रहे हैं 1964 में। 1964 में जितनी भी कोर्ट्स जो है इस्टेब्लिश हुई, तो उस टाइम पे बलूचिस्तान भी था, उस टाइम पे अदर हमारे पास जो है प्रोविंसेस भी थे। अब 1964 में बिफोर द पार्टीशन, 1964 बिफोर पार्टीशन है, लेकिन 1964 में आप ये देखें कि जो हमारे पास काजी बैठते थे, कहाँ पर काजी बैठ रहे हैं, बलूचिस्तान में, तो उनको कहा जाता था जज ऑफ, काजी ऑफ दस्तारुल अमल दीवानी। दस्तारुल अमल दीवानी का मतलब क्या है, सिविल जज, ये सीनियर सिविल जज। दीवानी मतलब दीवानी मुकदमे जो सुन सके। रियासत कलात का मतलब क्या है, रियासत कलात का मतलब ये है कि जो क्रिमिनल मैटर्स को सुन सके, मैजिस्ट्रेट, ठीक है, तो उनको फैमिली कोड के तहत रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 6 की तरफ। मैं सिर्फ बैरक पढ़ा रहा हूँ और जो है ज़्यादा मैं डिटेल में कमेंट्री में नहीं जा रहा। और सेक्शन 6 पे जब हम आते हैं, place of sitting subject to any general special order of government on his behalf, family court shall hold its sitting place or places within the district of area may be specified by district judge. Place of sitting, सेक्शन 6। प्लेस ऑफ सिटिंग का मतलब क्या है, प्लेस ऑफ सिटिंग का मतलब है कि जज कहाँ बैठेगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बताएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा जज अपॉइंट होगा, कहाँ कहाँ कौन कौन सा जज बैठेगा, उसकी सिटिंग कहाँ होगी, ऑटोमेटिकली वो वहाँ बैठेगा। अब एक जज के पास, एक मजिस्ट्रेट के पास, अब देखें आप मजिस्ट्रेट बनने जा रहे हैं, तो एक हम आप फॉर सपोज आप में से एक जो है हमारे पास फैज़ान जो है वो बन जाता है मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेट बन गया। अब इसको जो है जुरिस्डिक्शन जब दी जाएगी, तो जुरिस्डिक्शन कहाँ की कैसे दी जाएगी, इसको जो जुरिस्डिक्शन दी जाएगी वो बिलफर्ज दे दी गई 4 पुलिस स्टेशंस की, ठीक है। अब हमारे पास एक और स्टूडेंट है, ठीक है। अब उस स्टूडेंट को, उस मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन दे दी गई किसकी, 4 पुलिस स्टेशन की नहीं दी गई, बल्कि क्या किया गया, उसको अपॉइंट किया गया फैमिली कोर्ट का जज, फैमिली जज अपॉइंट किया गया, साथ साथ उसको एक पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन दे दी गई। या फिर उसको अपॉइंट किया गया जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड एक्ट का जज, और साथ ही साथ 2 पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन दे दी गई। अंडरस्टैंड। इस तरीके से जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट डिसाइड करती है। जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करता है, हाई कोर्ट डिसाइड करती है कि किसको कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन देनी है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सेक्शन नंबर 7। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, किस तरीके से आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। एवरी सूट फ्रॉम बिफोर द फैमिली कोर्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, मैनर प्रोस्क्राइब्ड बाय द प्लेंट शैल कंटेन ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट, शेड्यूल गिविंग द नंबर विटनेसेस, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड फॉर दैट द पार्टीज में विद इन द परमिशन ऑफ द कोर्ट कॉल एनी विटनेस एट एनी लेटर स्टेज इफ द कोर्ट कंसिडर्स। उसके बाद प्रोवाइडेड द प्लेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में कंटेन ऑल क्लेम्स रिलेटिंग टू द डॉवरी, मेंटेनेंस, डॉवर, पर्सनल प्रॉपर्टी, बिलोंगिंग्स ऑफ द वाइफ, चाइल्ड, कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, मीटिंग्स। उसके बाद आ जाता है वेयर द प्लेंट सूज और रिलाइज अपॉन द डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद वेयर एनी रिलाइज अपॉन द सच डॉक्यूमेंट्स नॉट इन हिज पोजेशन सपोर्ट in his claim, he shall enter the documents with the list of be appended to the plaint, reason relevancy of these documents to be the claim of the plaint. The plaint shall be accompanied by the many duplicate copies, schedule and all list of the documents referred in subsection 3 as there are defendants in the suits service upon the defendants. आया समझ में कुछ, थ्योरी बताई। अब आता हूँ कि थ्योरी क्या कहती है, प्रैक्टिस क्या कहती है। थ्योरी भी ये कहती है, प्रैक्टिस भी ये कहती है। आपने एक प्लेंट दाखिल करनी है, प्लेंट प्रेजेंटेशन ऑफ सूट किस तरीके से की जाएगी। आपने प्लेंट दाखिल की, प्लेंट आपने फाइल की, सूट आप इंस्टीट्यूट करने जा रहे हैं एक मजिस्ट्रेट के पास या फिर एक फैमिली कोर्ट के पास। जब आप फैमिली कोर्ट के पास एक जो है अपना मैटर लेकर जा रहे हैं, तो फैमिली कोर्ट उसको किस तरीके से एंटरटेन करेगी, फैमिली कोर्ट उसमें क्या क्या देखेगी। आप जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस लेकर, आप जा रहे हैं मेंटेनेंस का केस लेकर। अब देखें,
अगर आप जा रहे हैं मेंटेनेंस का केस लेकर तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्या क्या होंगे। अगर आप जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज का केस लेकर तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज बाय वे ऑफ खुला का केस आप लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर आपने सारे के सारे फैक्ट्स बताने हैं, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद शोहर मारता है पीटता है या फिर जो है इमोरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और शोहर के साथ हम रहना नहीं चाहते, इस वजह से हम कोर्ट को दरख्वास्त करेंगे कोर्ट हमारी मैरिज को डिसॉल्व कर दे। क्या कर दे? डिसॉल्व कर दे। अब क्या होगा? अब होगा कुछ इस तरीके से कि फिर उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। आप जो है फ़ीमेल की तरफ से अगर अपेयर हो रहे हैं, खुला के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने उस फीमेल उस लेडी का जो जहाँ पर वो रहती है वहाँ का जो बिजली का बिल है उसकी कॉपी लगानी है, साथ ही साथ निकाहनामे की कॉपी लगानी है, बच्चे हैं तो बच्चों की जो है बर्थ सर्टिफिकेट लगाने। अगर आप खुला के साथ साथ मेंटेनेंस भी मांग रहे हैं, बच्चों की मेंटेनेंस और आपकी एक फ़ीमेल की मेंटेनेंस, लेकिन अगर सिर्फ खुला मांग रहे हैं तो फिर उसकी ज़रूरत किस चीज़ की ज़रूरत है? निकाहनामे की और साथ ही साथ बिजली के बिल की ज़रूरत है। फर्स्ट पेज के पीछे 15 रुपये की टिकट लगेगी, 5-5 रुपये वाली टिकट्स कोर्ट फीस एक्ट के तहत सेक्शन 7 के तहत टिकट्स लग जाएंगी। टिकट्स लग गई, जज के सामने अपेयर हुए, बताया कॉज ऑफ एक्शन कब कर हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या इस फैमिली कोर्ट के पास राइट्स हैं इस मैटर को एंटरटेन करने के या नहीं, जुरिसडिक्शन लगती है। ठीक है, हैदराबाद का मैटर अगर आप सांगड़ में लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एंटरटेन नहीं होगा, जहाँ पर फीमेल रहती है वहाँ पर होगा। अब इसके पीछे मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि अगर फीमेल कहीं भी रहती है, 1 महीना रह रही है, चाहे उसका हस्बैंड पंजाब में, चाहे उसका हस्बैंड किसी भी शहर में है, उसकी जो उसके पेरेंट्स है वो चाहे तो किसी भी शहर में, वो जहाँ रह रही है वहाँ पर वो खुला का केस फाइल कर सकती है। अब आते हैं सेक्शन 8 की तरफ, इंटीमेशन ऑफ डिफेंडेंट्स। इंटीमेशन डिफेंडेंट्स, सेक्शन 8 ने फर्दर क्या बताया? सेक्शन 7 ने फर्दर ये बताया कि भाई आप सर्विस कराएंगे डिफेंडेंट्स को। Where the plaintiff is prescribed by the family court shall fix the date not more than the 30 days of the appearance of defendant, shall issue the summons to a defendant, फिर उसके बाद shall within the 3 days of the presentation of the plaint sent each defendant by registration post acknowledgement courier service notice together with the copy of the plaint। लेकिन होता इस तरीके से नहीं है, कॉपी ऑफ द प्लेंट तब मिलती है जब अदर साइड पार्टी जो है वो कोर्ट में अपेयर होती है। चेयरमैन यूनियन काउंसिल को भी जाती है लेकिन जाती नहीं है। एवरी समन्स इशूड अंडर सबसेक्शन बी शैल बी अकम्प्लाइड बाय द कॉपी ऑफ द प्लेंट, लेकिन कॉपी नहीं जाती। उसके बाद आ जाता है कि एवरी नोटिस एंड इट्स क्लास सी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी सर्व्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द प्लेंटिफ। हाँ, ये ज़रूर होता है, प्लेंटिफ अपने खर्चे पर नोटिस इशू करवाता है। और आजकल तो व्हाट्सएप के थ्रू भी नोटिस हो जाते हैं, डबल टिक दैट मीन्स सिंगल टिक, या डबल टिक दैट मीन्स के रिसीव्ड। रिटर्न स्टेटमेंट की बारी आएगी उसके बाद। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट की तरफ जाने से पहले एक बात बता दूं आपको। रिटर्न स्टेटमेंट आप फाइल कर रहे हैं डिफेंडेंट की साइड से, लेकिन अगर डिफेंडेंट आता ही नहीं है तो 3 महीने तक अगर वो नहीं आ रहा, एक्सपायर डेट डिक्लेयर हुआ, एक्सपायर डेट डिक्लेयर होने के बाद क्या होगा? एफिडेविट इन एविडेंस लगेगा। एफिडेविट इन एविडेंस क्या होता है? एफिडेविट इन एविडेंस जो आपने प्लेंट के अंदर लिखा है उसमें फिर आप उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे क्या कि आई इज़ बीइंग अ प्लेंटिफ, मतलब पार्टी खुद लिख रही है एफिडेविट इन एविडेंस कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ठीक है, और फिर कोर्ट एफिडेविट इन एविडेंस को चेक करेगी और उसके बाद खुला ग्रांट कर देगी, एक्स पार्टी खुला हो जाएगी। ऑन द डेट फिक्स्ड upon clause A of the subsection 1, the plaintiff and the defendant shall appear before the family court, and the defendant shall file his written statement and attach list of his witnesses along with prescribed of the evidence that each witness is expected to give। यानी कि डिफेंडेंट क्या करेगा? डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ साथ क्या करेगा? लिस्ट ऑफ विटनेसेस देगा, लिस्ट ऑफ विटनेसेस देगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाता चलूँ
ला क्या कहता है? ला ये कहता है कि कानून शहादत ऑर्डर इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फैमिली कोर्ट्स एंड आर्बिट्रेशन एक्ट। अब आप खोलें कि फैमिली कोर्ट रूल्स 1965, फैमिली कोर्ट रूल्स 1965 खोलेंगे तो उसके अंदर बताया गया कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट होगा गवाही के लिए। कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट होगा किसके लिए? गवाही के लिए। एविडेंस किस तरीके से लीड होगी? फैमिली कोर्ट्स की। तो एविडेंस उसी तरीके से लीड हो रही है जो कि कानून शहादत ऑर्डर हमें बता रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो कानून शहादत ऑर्डर भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है। अगर कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर एविडेंस कैसे होगी? किस लॉ के तहत होगी? वो लॉ प्रिस्क्राइब ही नहीं है। वो रूल्स के अंदर ये बता दिया गया कि भाई कानून शहादत ऑर्डर का ये रूल एप्लीकेबल है। अंडरस्टैंड? तो बड़ा आपको लूप होल्स मिलेंगे लॉ के अंदर। उसके बाद आ जाए सेक्शन नंबर जो है आपका, ये सारी अमेंडमेंट्स हैं किसके अंदर? पंजाब के लिए। आप आ जाएं सेक्शन नंबर 10 की तरफ, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के बारे में हमें जो बता रहा है, व्हेन द रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड द कोर्ट शैल फिक्स एन अर्ली डेट ऑफ द प्री ट्रायल hearing of the case. On the date of the fix, the court shall examine the plaint and the written statement and the precise of evidence and documents filed by the parties deem fit. Here the parties and the counsel at the pre-trial, the court shall ascertain the points of the issues between the parties and attempt to effect the compromise and reconciliation between the parties. Reconciliation and compromise between the parties. जज क्या करेगा? चैम्बर के अंदर दोनों पार्टीज को लेके जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एडवोकेट्स उन दोनों को बताएगा कि खुला एक रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज अल्लाह के नज़दीक एक बहुत ही नापसंदीदा अमल है। अगर आप मैरिज को डिसॉल्व करते हैं तो आप इस चीज़ के खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपका घर टूटेगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। और उसके बाद सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ कौन करता है? पीछे औलाद करती है। हस्बैंड भी दूसरी शादी कर लेगा, वाइफ भी दूसरी शादी कर लेगी, पीछे सफ़र बच्चे करेंगे। क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए। अब देखिए, मेरे ज़िंदगी में कभी मेरे आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन एक ऐसी प्रोसीडिंग्स थी जो देख के मेरे आंखों में आंसू आए। फैमिली कोर्ट की बात है, कराची के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तकरीबन कोई 1 साल पुरानी बात होगी। सेंट्रल के अंदर हम फैमिली कोर्ट में खड़े हुए थे, तो हम वेटिंग में थे। हमारा अपना मैटर एक लगा हुआ था पार्टीज़ का। होता कुछ इस तरीके से है कि बच्चों की कस्टडी का मैटर आ जाता है। बच्चों की कस्टडी का मैटर आ गया। अब जब बच्चों की कस्टडी का मैटर आया तो जज भी फीमेल है, बच्ची है तकरीबन 8 साल 9 साल की। बच्ची की कस्टडी बाप के पास है। बाप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रख रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द माइनर के तहत रख रहा है। लेकिन माँ कहती है मुझे अपनी बेटी चाहिए। अब सवाल बच्ची से पूछा जाता है। बच्ची की एज 10 साल हो सकती, 9 साल हो सकता है, इससे ज़्यादा ही हो। मैच्योर बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, मैच्योर बच्ची थी। कोर्ट उससे सवाल करती है कि बेटा आप ये बताएं किसके साथ जाना चाहेंगी आप? बच्ची बड़ा ही मुख्तसर सा जवाब देती है कि जज साहब मैं दोनों के साथ जाना चाहूँगी। मुझे बाप भी चाहिए, मुझे माँ भी चाहिए, मम्मा भी चाहिए, पापा भी चाहिए। इन दोनों में से किसी एक के साथ में नहीं रह सकती, मुझे दोनों ही चाहिए। अब आप ये बताएं कि देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोर्ट में ही विजिटेशन के ऊपर मामला चलते रहते हैं। विजिटेशन राइट तो क्रिएट हो जाता है हस्बैंड का, उस बच्ची के बाप का। तो बच्ची, एक बेटी एक बेटा बचपन से ही कोर्ट का निज़ाम देखता हुआ रहा, उसके माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? कैदियों को देखता हुआ रहा, उसके माइंड पे क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा? ये कोई नहीं सोचता। बस ये देख रहे होते हैं कि भाई मैरिज ख़त्म हो गई, हम सुकून में आ गए। कोशिश क्या करें? ख़ानदान, शादियां बचा लिया करें। ठीक है, तो इस तरीके से कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कोशिश करेगी कि रिकन्सिलेशन हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो जाए पार्टीज़ के दरमियान। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है?
Recording of evidence on the date fixed for the recording of the evidence, the family court shall examine the witness produced by the parties, such order it deems fit. तो उसके ऊपर जज क्या करेगा? जज उसके ऊपर ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन ये तो बता दें कि भाई फैमिली कोर्ट के तहत एविडेंस लीड कैसे होगी, यहाँ पर ये नहीं बताया गया। वो कहाँ बताया गया? वो फैमिली कोर्ट रूल्स के अंदर बता दिया गया। कंक्लूजन ऑफ ट्रायल किस तरीके से होगा? आफ्टर द क्लोज ऑफ एविडेंस बोथ द साइड, द फैमिली कोर्ट शैल मेक अदर एफर्ट एंड इफेक्ट द कंप्रोमाइज रिकन्सिलेशन, द फैमिली कोर्ट शैल मेक। अब सेक्शन 12 के तहत क्या होगा? पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग होगी। पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स, पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 12 होती है। जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स आप बता रहे हैं, पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स, तो ये इस सेक्शन के तहत होती है। उसके बाद 12A, cases to be disposed within the specific period, the family court shall dispose of the case including the period of within the period of 6 months from the date of the institution, provided that where a case is not disposed of within the 6 months, either shall have the right to make an application to the high court necessary direction high court may deem fit. सेक्शन 12A की एप्लीकेशन आप दे सकते हैं किसको? हाई कोर्ट को। क्या एप्लीकेशन देंगे आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं कि एक जो फैमिली कोर्ट का मैटर है वो डिस्पोज ऑफ होना चाहिए विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ के अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं होता तो हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दी जा सकती है अर्ली डिस्पोजल की, कि इस मैटर को अर्ली डिस्पोज ऑफ किया जाए, वरना अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस हो रहा है, लॉ की वायलेशन हो रही है। लॉ की वायलेशन तो होती रहती है, आपको पता ही है। अब जैसे हमने लॉ पढ़ा है, लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि भाई चालान 173 CRPC के तहत 14 दिन में आएगा, 14 दिन नहीं तो 17 दिन में आएगा। 3 महीने तक चालान नहीं आ रहे, शोकाज इशू हो रहे हैं, दोबारा शोकाज इशू हो रहे हैं, नहीं आ रहे चालान, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 13, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज। द फैमिली कोर्ट शैल पास अ डिक्री in such form and such manner as may be prescribed and shall enter particulars prescribed register. If the money is paid, property is delivered in the presence of the family court, satisfaction of the decree, it shall enter effect of the payment, delivery of the property। यानी कि जब एक डिक्री की इन्फोर्समेंट होगी, इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्री कैसे होगी? वो सारा कुछ लिखा जाएगा। डिक्री की एग्जीक्यूशन भी आप फाइल कर सकते हैं, या अदरवाइज़ अगर एट द टाइम ऑफ डिक्री पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को दे रही है तो वो भी डिक्री में लिखा जाएगा। द डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट पासिंग इट सिविल कोर्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, स्पेशल एंड जनरल ऑर्डर डायरेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ। नेक्स्ट प्रोविजन क्या कहता है? अपील, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड, family court time being for the decision given by the decree, family court shall be applicable to the high court where the family court is presided over the district judge and the additional district and session judge or the person notified by the to the district judge. In any other cases, no appeal shall lie from the decree, no appeal shall lie from the decree of the family court for dissolution of marriage except in the cases reasons specified in clause D item 8 of section 2 dissolution of Muslim Marriage Act for the dowry, for the maintenance, for the dower and for the maintenance। एक चीज़ याद रखें क्या, कि आप जो है अपील नहीं फाइल कर सकते वेयर अपील डज नॉट लाई, या फिर आप ये लिख दें कि वेयर अपील लाइज। कहाँ कहाँ अपील लाई करेगी, कहाँ कहाँ अपील लाई नहीं करेगी, सेक्शन 14 बहुत ही क्लियर है। सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है कि अपील लाई कर सकती है हर केस के अंदर। कहाँ लाई करेगी? सबसे पहली फर्स्ट अपील लाई करेगी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सेकंड अपील हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ पर वेयर अपील डज नॉट लाई, मुस्लिम मैरिज डिज़ोल्व हो गई, डिज़ोल्व होने के अलावा मेंटेनेंस का कोई सूट है, मेंटेनेंस मिनिमम कहाँ कितनी फिट की गई है? मेंटेनेंस जो है वो फाइल के फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ₹1000 और लेस पर मंथ। लेकिन अभी इस पर अमेंडमेंट आ गई है, इसके ऊपर केस लॉज मौजूद हैं, 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। फॉर द डॉवर और डॉवरी नॉट एक्सीडिंग 30,000, इसके ऊपर भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते। इसके ऊपर बड़ी जजमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंट्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर आ जाता है
सेक्शन नंबर 15 आ जाता है। 15 पावर ऑफ फैमिली कोर्ट टू समन विटनेसेस। सेक्शन 16 पावर ऑफ कोर्ट टू समन विटनेसेस। विटनेसेस को समन करने का इख्तियार भी कोर्ट के पास है, ठीक है। फैमिली कोर्ट में इशू समन्स टू एनी पर्सन अपीयर, गिव एविडेंस फॉर प्रोसीजर, काज द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, नो पर्सन विद इन द एग्जेम्प्ट फॉर द पर्सनल अटेंडेंस। 133 ऑफ CPC। जो शख्स पर्सनल अटेंडेंस से माफ़ी ले ले 133 CPC के तहत, तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम ये कहते हैं कि वो शख्स जो है वो कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकता। भाई क्यों अपेयर नहीं हो सकता? क्योंकि वो एक पर्दानशीन लेडी है, इस वजह से वो कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकती। तो फिर कोर्ट की तरफ से लोग जा सकते हैं, नाजिर जा सकता है, ठीक है, पेशकार जा सकता है। दूसरी बात क्या बताई गई इस केस के अंदर? दूसरी बात ये बताई गई कि कोर्ट उसको क्या कर सकती है, समन्स इशू करेगी, इशू करने के बाद वो कोर्ट में अपेयर होगा। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 16 कंटेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट। सेक्शन 16 क्या बात करता है कि द पर्सन शैल बी गिल्टी फॉर द कंटेम्प्ट ऑफर एनी इंसल्ट ऑफ द फैमिली कोर्ट, causes interruption of the work, misbehaves with the court premises, abuse the abusive languages, or refuses to answer the question put from the family court, refuses to take oath to state, ठीक है। इन सब केसेस पे फैमिली कोर्ट क्या कर सकती है? फैमिली कोर्ट कह सकती है कि भाई आपने कंटेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट की है, कंटेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट कर दी उसने, मैं कंटेम्प्ट और सेंटेंस हिम टू फाइन नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़, 2000 रुपये इसका जुर्माना है। 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट एंड CPC नॉट टू बी अप्लाई। अब ये चीज़ मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 कह रहा है कि CPC अप्लाई नहीं होगी, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। द प्रोविजन कानून शहादत ऑर्डर एंड द CPC एक्सेप्ट सेक्शन 10 and 11 शैल नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग बिफोर द फैमिली कोर्ट। सेक्शन 8 to 11 ओथ एक्ट शल अप्लाई टू ऑल प्रोसीडिंग्स। ओथ एक्ट क्या कहता है? ओथ एक्ट ये कहता है कि जब आप जो है जज के सामने ओथ ले रहे होते हैं कि मैं कसम खाता हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर जो भी कहूँगा सच कहूँगा, अगर मैं झूठ कहूँ तो अल्लाह का कहरो अजाब मुझ पर नाजिल हो। ये बात कहाँ लिखी है? ओथ एक्ट सेक्शन 8 to 11 में लिखी है। वो चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है, लेकिन QSO और CPC अप्लाई नहीं करता एक्सेप्ट CPC के सेक्शन 10 और 11। सही है, क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अब हम आते हैं आगे। मैं आपको वो प्रोविजंस भी बता दूं कि जहां पर लिखा हुआ है कि CPC QSO के ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। जब आपने ओपन किया फैमिली कोर्ट रूल्स 1965 569 पेज, 569 पेज 569 पे जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो है बताया गया कि सेक्शन सूट्स इंक्लूड एप्लीकेशन द कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, आ गया। उसके बाद आ जाए आप किसकी तरफ? ए प्लेंट शैल बी वेरीफाइड, द प्लेंट शैल कंटेन पर्टिकुलर्स, ये चीज़ें प्लेंट के अंदर होंगी। सेम टू सेम CPC के अंदर जो बात लिखी है वही यहाँ पर आ गई। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 5 द प्लेंट प्रिस्क्राइब द प्लेंट शैल बी रिटर्न, जो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के रिटर्न ऑफ द प्लेंट है। 710 भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया। हैव jurisdiction to try all the suit date within the local limits, the cause of action wholly or in part has arisen, parties resides, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि CPC एडॉप्ट करके किस तरीके से मर्ज किया गया है इसके अंदर। suit triable under the section shall be instituted and heard by tried by the court of the civil judge having jurisdiction under rule 6। फिर आ जाए 10 है the evidence of each party shall be taken down in writing, language of the court parties presiding and hearing personal direction superintendence and shall be assigned when the evidence of the shall be in language, presiding officer shall take it down in the English language when the evidence is given in other language, ठीक है, in the court evidence taken down, each witnesses completed shall read over to him। सारा प्रोसीजर वही का वही है। एग्री टू कंप्रोमाइज कंसिलेशन आ जाएगा व्हेन द पार्टीज हिज प्लीडर मेक्स डिफॉल्ट इन
एवरी जजमेंट डिक्री रिटन प्रिजाइडिंग जज लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इंग्लिश प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद व्हेन द प्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड पर्टिकुलर सिविल कोड CPC, अच्छा यहाँ पर देखें सिविल कोड्स अंडर द CPC, कह रहा है कि व्हेन द प्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड पर्टिकुलर शैल बी इंटर्ड इन द रजिस्टर केप्ट फ्रॉम द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर सिविल सूट्स, सिविल सूट्स के अंदर लिखा जाएगा एज प्रोवाइडेड इन द CPC। एवरी सूट पासिंग द जजमेंट डिक्री withdraw from the form presiding judge, the decree shall bear the seal of the court shall maintain register whenever the fine is paid। उसके बाद all fines money, ठीक है, उसको छोड़ दें। अपील का जो प्रोविज़न है वो भी ये बता रहा है। अब देखें यहाँ पर भी क्लियर नहीं किया गया, क्या क्लियर नहीं किया गया कि भाई आप एविडेंस किस तरीके से लीड करेंगे, चीफ क्रॉस किस तरीके से करेंगे। चीफ और क्रॉस भी QSO के तहत ही होता है इस लॉ के अंडर। जो सेक्शन 17 है उसकी वायलेशन हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस। इसको हम लॉ के अंदर क्या कहते हैं, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस करना। सूट फॉर मेंटेनेंस, इंटरिम ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। इंटरिम ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस क्या है? इंटरिम ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आपने फाइल कर दी, जब तक केस चल रहा है तब तक इंटरिम ऑर्डर पास हो गया। 17A इंटरिम ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। इंटरिम ऑर्डर कोर्ट ये डिसाइड करे कि जब तक ये केस चलता रहेगा तब तक आप इस अपनी बीवी को माहाना 20,000 रुपये देते रहेंगे, ठीक है। 8 any stage of the proceeding in the suit maintenance the family court may pass interim order for the maintenance payment shall be made 14th of each month within the court make stuck of the defense of the defendant and decree such suit। डिफेंडेंट के डिफेंस को वो स्टक ऑफ भी कर सकती है कोर्ट और जो है डिक्री कर सकती है उसके फेवर में। सूट फॉर मेंटेनेंस फाइल होता है अंडर सेक्शन 17A, जिसके ऊपर मेरा डिटेल्ड लेक्चर मौजूद है, वो आप सुन लीजिएगा। मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट शैल डेट ऑफ द फर्स्ट हेयरिंग डिफेंडेंट फिक्स इंटरिम मंथली मेंटेनेंस एंड वाइफ चाइल्ड डिफेंडेंट फेल्स टू पे मेंटेनेंस बाय द 14th day of the month the defense of the defendant shall stuck off family court shall decree the suit in the basis of the such documents। क्लियर है यहाँ तक? मेंटेनेंस की जो डेट है वो कितने हैं कि आपने हर महीने के 14th डे तक मेंटेनेंस सबमिट करनी है कोर्ट के अंदर। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट प्रोविज़न सेक्शन 18। सेक्शन पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, कोर्ट कमीशन भी इशू कर सकती है अंडर सेक्शन 17B, ठीक है। और कमीशन के पास वही पावर्स हैं कि जो CPC के तहत दिए गए हैं। अपीयरेंस बाय एजेंट्स, इफ़ द पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट टू अपीयर बिफोर द फैमिली कोर्ट, तो वो विटनेस है या फिर जो है पर्दानशीन लेडी है, तो कोर्ट उसको अथोराइज़ कर सकती है ड्यूली अथोराइज एजेंट भी। उसके बाद कोर्ट फीस लगेगी। इसमें कितनी लगेगी? कोर्ट फीस अंडर कोर्ट फीस एक्ट 1970 जो कोर्ट फीस है वो 15 रुपीज़ लगेगी इन सारे के सारे केसेस के ऊपर। फिर उसके बाद फैमिली कोर्ट टू एक्सरसाइज पावर ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं फैमिली कोर्ट के पास भी वही पावर होंगे। फैमिली कोर्ट इज़ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके पास वही पावर आ जाएंगे। उसके बाद प्रोविजन ऑफ एम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस टू बी एप्लीकेबल, सेक्शन 21 ने क्या कहा? सेक्शन 21 ने ये कहा कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो है वो एप्लीकेबल है। कहाँ पर एप्लीकेबल है? फैमिली कोड्स एक्ट के ऊपर 1964 के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोविज़न, बार ऑन द इशू ऑफ द इंजंक्शन बाय द फैमिली कोर्ट। द फैमिली कोर्ट शैल नॉट हैव द पावर टू इशू एन इंजंक्शन और स्टे प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द चेयरमैन और आर्बिट्रेशन काउंसिल। जो भी आर्बिट्रेशन काउंसिल या चेयरमैन के पास जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उसको उसके ऊपर कोर्ट जो है वो स्टेटस को नहीं दे सकती, स्टेटस को ग्रांट नहीं कर सकती, ठीक है, स्टे नहीं दे सकती। उसके बाद सेक्शन नंबर 24 फैमिली कोर्ट यूनियन, ये कोई इतने ख़ास कोई इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है, ठीक है। और ट्रांसफ़र ऑफ केसेस
Notwithstanding anything contained of the law, the High Court may, either the application of the party on record, writing transfer in the suit proceeding under this act from one family court to another family court, same district, from one family court to another district, transfer and appeal from। अच्छा देखें यहाँ पर क्या बता दिया गया, ये लास्ट प्रोविजन है, यहाँ पर ये बता दिया गया ट्रांसफ़र ऑफ फैमिली केसेस। जितने भी फैमिली केसेस हैं वो आप एप्लीकेशन के ऊपर, आइदर द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी, क्या किया जा सकते हैं, एक फैमिली जज से दूसरे फैमिली जज के पास ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपील पेंडिंग में है तो आपकी अपील भी एक फैमिली जज से दूसरे फैमिली जज के पास ट्रांसफ़र हो सकती है ऑन द बेसिस कि वो जज बायस हो गया है। तो वो जो सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 24A CPC के अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की बात बताई गई है वो हमें सेक्शन 25 ऑफ फैमिली कोड एक्ट 1964 के अंदर बता दी गई। यानी कि फैमिली कोड एक्ट ने भी कोई नई बात नहीं की, फैमिली कोड एक्ट ने भी वही बात की कि जो हमें CPC या फिर CRPC या फिर आप कह सकते हैं कि QSO ने बात की थी। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अभी भी हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। कौन सा सवाल, कौन सा जवाब? सवाल मेरा ये था, आप जस्ट ये मुझे बता दें कि आपका जो फैमिली कोड एक्ट है उसका सेक्शन 17 क्या कहता है? QSO CPC इज़ नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट सेक्शन 10 एंड 11। जब आप ओपन करते हैं QSO भी यही बात करता है कि QSO इज़ नॉट एप्लीकेबल इन फैमिली कोड्स। ठीक है, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि एविडेंस लीड कैसे होगी, किस कानून के तहत होगी। 1965 का जब हमने रूल्स खोले तो उसके अंदर भी एडॉप्टेड प्रोविजंस थे, लेकिन चीफ और क्रॉस की बात कहीं नहीं थी। मुझे जस्ट इस चीज़ का आप जो है, आपकी ये टास्क है, आपका ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कि कल जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर जस्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सब ने मुझे इस बात का जवाब देना है कि फैमिली कोड एक्ट के तहत एविडेंस कैसे लीड होती है, चीफ और क्रॉस किस तरीके से किया जाता है, री एग्जामिनेशन किस तरीके से होगी, ठीक है, कौन से लॉ के तहत होगी। अंडरस्टैंड? और हो सकता है कि मैंने इसका जवाब इस लेक्चर के अंदर ही दे दिया हो। ठीक है, तो ये लेक्चर जब आप 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता फिर भी आप इसके ऊपर आपने रिसर्चिंग करनी है, जितना रिसर्च करेंगे आपको जवाब मिलेंगे। इसके ऊपर केस लॉज मौजूद है, इसके ऊपर की पॉइंट दे रहा हूँ, केस लॉज मौजूद है। केस लॉज कहाँ हैं, कैसे हैं, वो आपने सर्चिंग करनी है। जैसे आपकी रिसर्च स्किल जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपकी कामयाबी के चांसेस हैं। कल आपको इंटरव्यू के अंदर आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई आप ये बताएं कि फैमिली कोड एक्ट के अंदर जो एविडेंस लीड होती है वो किस कानून के तहत होती है, कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे, जस्ट आप वो बता दें। क्योंकि देखें, लॉ पढ़ेंगे, जस्ट पहले ही थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके पढ़ने का नज़रिया अलग होगा आपका। प्रैक्टिस करके करने जाएंगे, प्रैक्टिस करके वापस आके लॉ पढ़ेंगे, उसके पढ़ने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा। अगर मैं अभी इस कानून को ओपन करूं दोबारा से और ओपन करने के बाद मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकली लेक्चर देना शुरू कर दूं तो आप यकीन करें कि मेरे पास 3 से 4 घंटे गुजर जाएंगे लेकिन लेक्चर ख़त्म नहीं होगा। इतने केस लॉज इसके अंदर मौजूद हैं। प्रोसीजर जो कोड के अंदर चलता है, अगर मैं उसकी बात करूं, अगर मैं जितने मैं केसेस देख चुका हूं अपनी लाइफ के अंदर, अगर मैं उनकी बात करूं तो, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ बेस करना है किस पर? थ्योरी पर, क्योंकि आपका टेस्ट आता है थ्योरी से। अंडरस्टैंड? जब हम आगे चल के कुछ और तैयारी करेंगे, अगर हम प्रैक्टिस की क्लासेस देंगे तो उसके अंदर फिर मेरी बात बनती भी कि मैं आपको प्रैक्टिकल आंसर्स दूं। अंडरस्टैंड? आप कोई सवाल, कोई भी क्यूरी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।